सिर्फ खबरों की नहीं बल्कि एक ऐसे विद्रोह की है जिसने 38 घंटों में एक सरकार को उखाड़ फेंका। ये कहानी है उस नेपाल की जो कभी शांति और आस्था का प्रतीक था और आज अराजकता की आग में जल रहा है। एक तरफ खून से सनी हुई सड़कें हैं तो दूसरी तरफ युवाओं की चीखें। क्या एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को मारना सही था? क्या मंत्रियों को नंगा कर पीटना सही था? संसद और पीएम आवास को जलाना सही था? ये सवाल हैं, लेकिन जवाब जानने के लिए हमें उस चिंगारी को समझना होगा जिसने पूरे देश को आग में बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यह चिंगारी 4 सितंबर 2025 को तब जली जब ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। सरकार ने इसे रजिस्ट्रेशन नियम का बहाना बताया, लेकिन युवाओं को लगा कि ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। उस दिन से शुरू हुआ हैशटैग नेपो किड्स और नेपो बेबीज, क्योंकि युवा देख रहे थे कि नेताओं के बच्चे आलीशान जिंदगी जी रहे हैं जबकि आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। लाखों बच्चे सड़कों पर उतर आए, स्कूल यूनिफॉर्म में, हाथों में किताबें लिए। उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। उनकी मांग सीधी थी, सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटाओ, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म पर लगाम लगाओ। लेकिन सत्ता के अभिमान में डूबी सरकार ने इन बच्चों को अपना दुश्मन मान लिया। और फिर आया वो काला दिन, यानी 8 सितंबर। काठमांडू की सड़कों पर पुलिस ने इन बच्चों पर गोलियां चला दी। 20 बच्चे मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हो गए। एक 22 साल के बच्चे को संसद के बाहर गोली लगी। एक वीडियो में एक बच्चा कह रहा था, छाती पर गोली खाई है, ये नेपाल का खून है। खून से सना एक जूता सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। हैशटैग ब्लडी शू नेपाल ट्रेंड करने लगा। ये वही चिंगारी थी जो आग बन गई। बच्चों के इस दमन ने क्रांति को जन्म दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन अब खूनी विद्रोह बन चुका था। फायरिंग का आदेश देने वाले डीजीपी को भीड़ ने मार डाला। जो मीडिया चैनल सरकार की चाटुकारिता कर रहे थे उन्हें आग लगा दी गई। वित्त मंत्री विष्णु पौटेल को गली में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर से लाखों रुपए हवा में उड़ा दिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी भी इस आग की चपेट में आकर झुलस गई और उनकी मौत हो गई। ये सब रुक सकता था अगर प्रधानमंत्री ओली अपनी कुर्सी का मोह छोड़ देते। 20 बच्चों की मौत के बाद भी उनकी जिद थी। जब उनका घर जला तो वो हेलीकॉप्टर से भाग गए। उनकी सत्ता चली गई और साथ ही नेपाल का पर्यटन, अर्थव्यवस्था और शांति भी जलकर राख हो गई। आज एयरपोर्ट बंद है, ट्रांसपोर्ट ठप है और कर्फ्यू लगा है। अरबों का आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन 20 मासूम जिंदगियों का हुआ है जिन्हें बेवजह गोली मार दी गई। ये क्रांति अचानक नहीं हुई। ये भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगारी और सोशल मीडिया बैन जैसे कई सालों से जमा हुए गुस्से का नतीजा थी। एक तरफ नेता और उनके बच्चे निजी जेट्स में घूम रहे थे तो दूसरी तरफ 56% युवा चिल्ला रहे थे कि उनके टैक्स पर मौज काटी जा रही है। अब सवाल ये है, क्या ये क्रांति नेपाल को एक नई सुबह देगी या अराजकता के अंधेरे में डुबो देगी? दुनिया की नजरें नेपाल पर हैं। युवा कह रहे हैं हमारा समय आया है, लेकिन क्या ये कीमत चुकानी सही थी? क्या इस दुर्दशा के लिए वो युवा जिम्मेदार हैं या वो नेता जिन्होंने शांति को खून में बदल दिया? आप कमेंट करके बताएं कि जो हुआ क्या रोका नहीं जा सकता था? क्या इंसानी जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? अगर हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।